एक हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज होता है खौफनाक पागल मुजरिमों का। क्या राज है इस हॉस्पिटल का? क्या यहाँ पे पेशेंट का इलाज होता है या कुछ और? जी हाँ, हमारी आज की मूवी शटर आइलैंड की कहानी इसी पे बेस्ड है। यह मूवी 2010 में रिलीज़ हुई है और IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.2। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने अपने चैनल पे अंजम पतीरा मूवी का एक्सप्लेनेशन डाला है, जिसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं अपने सभी दोस्त मित्रों और दर्शकों का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहे। और हाँ, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखना। अब बढ़ते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम मार्शल एडवर्ड डैनियल्स और उसके साथी चक को देखते हैं, जिन्हें एक केस की छानबीन के लिए एशक्लिफ हॉस्पिटल भेजा जाता है। एशक्लिफ हॉस्पिटल एक आइलैंड पे बना होता है जहां आने जाने के लिए सिर्फ एक डॉक होता है। उस डॉक के अलावा आइलैंड पथरीली चट्टानों से घिरा होता है, जिस कारण डॉक ही आइलैंड पे आने जाने का एक मात्र रास्ता होता है। एशक्लिफ में कुल 3 वार्ड होते हैं, वार्ड A, B और C। वार्ड A में फीमेल पेशेंट को और वार्ड B में मेल पेशेंट को रखा जाता है और वार्ड C में सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइट हाउस भी होता है। नेक्स्ट सीन में हम डिप्टी वार्डन मैकफियरसन को, चक और एडवर्ड को एशक्लिफ हॉस्पिटल ले जाते देखते हैं। मैकफियरसन चक और एडवर्ड को उनके हथियार हॉस्पिटल के बाहर रखने को बोलता है। हम देखते हैं कि चक को अपना हथियार निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब हम चक और एडवर्ड को डॉक्टर कॉली के ऑफिस में देखते हैं। एडवर्ड डॉक्टर कॉली के ऑफिस में पेशेंट की तस्वीरें देखता है जिनका इलाज बड़ी दर्दनाक तरीके से हो रहा होता है। डॉक्टर कॉली बताते हैं कि पिछली रात हॉस्पिटल से रेचल सलेंडो नाम की पेशेंट भाग गई है, पर हैरानी की बात यह होती है कि जिस रूम से वह भागी है वह रूम बाहर से बंद होता है और किसी ने भी उसे रूम से बाहर निकलते नहीं देखा होता है, मानो वो अपने रूम से गायब हो गई। चक और एडवर्ड को रूम की तलाशी के दौरान एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिस पर लॉ ऑफ 4 और हु इज़ 67 लिखा होता है। अब पूरे आइलैंड पे रेचल सोलैंडो की खोजबीन शुरू हो जाती है। चक और एडवर्ड हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ करते हैं, पर हम देखते हैं कोई भी स्टाफ पूछताछ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता और एक तरह से उन दोनों का मजाक उड़ा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर नेरिंग को देखते हैं जो मेंटली इल पेशेंट्स को पुराने तरीके और सर्जरी से ठीक करने में विश्वास रखता है। यहाँ पर पुराने तरीके का मतलब है पेशेंट्स को फिजिकली टॉर्चर करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडवर्ड की तबीयत खराब लग रही होती है। डॉक्टर कॉली एडवर्ड को सर दर्द की दवाई देते हैं। उसी रात एडवर्ड को अपनी मरी हुई वाइफ डोलोरेस का सपना आता है, जिसका मर्डर एंड्यूलेडिस नाम का एक आदमी कर देता है। अब हम देखते हैं कि एडवर्ड पेशेंट से पूछताछ कर रहा होता है और वो पूछताछ के दौरान सभी पेशेंट से एंड्यूलेडिस के बारे में पूछता है। अब चक एडवर्ड से पूछता है कि आखिर वो सभी पेशेंट से एंड्यूलेडिस के बारे में क्यों पूछ रहा था और आखिर वो कौन है। एडवर्ड बताता है कि एंड्यूलेडिस उसकी वाइफ डोलोरेस का कातिल है और उसे उसकी सज़ा पूरी होने के बाद इसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं एंड्यूलेडिस पे नज़र रख रहा था, पर एक दिन वो अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गया। एंड्यूलेडिस के अचानक गायब होने के बाद मैंने एशक्लिफ हॉस्पिटल के बारे में जानकारी इकट्ठी करना शुरू की। तब मुझे जॉर्ज नॉइस नाम के मेंटली पेशेंट्स के बारे में पता चला जो एशक्लिफ हॉस्पिटल से भाग गया था और उसने एशक्लिफ हॉस्पिटल की सच्चाई सबको बताने की कोशिश की कि यहाँ लोगों पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, पर उसकी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया और उसे दोबारा से एशक्लिफ हॉस्पिटल भेज दिया गया। दरअसल एडवर्ड यहाँ पे जॉर्ज नॉइस को ढूंढने आया होता है ताकि वो एशक्लिफ हॉस्पिटल का सच सबके सामने ला सके। चक कहता है, तुम्हारा यहाँ पे आना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोचो, हम यहाँ रेचल सोलैंडो को ढूंढने आए हैं और हमें अब तक उसका एक सुराग तक नहीं मिला। जिस तरह तुम एशक्लिफ पे नज़र रख रहे हो, क्या पता वो भी तुम पे नज़र रख रहे हो और तुम्हारा यहाँ पे आना एशक्लिफ की ही एक साजिश हो। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर्स की मीटिंग देखते हैं और हमें पता लगता है एशक्लिफ में कुल 66 मरीज हैं और यह बात एडवर्ड भी सुन लेता है। एडवर्ड डॉक्टर कॉली से पूछता है, जब मैंने आपसे पूछा था कि हु इज़ 67 का मतलब क्या है, तब आपने मना कर दिया था कि आप इसका मतलब नहीं जानते। एडवर्ड कहता है कि रेचल सोलैंडो यह बताना चाहती थी कि एशक्लिफ में 66 नहीं 67 पेशेंट
पेशेंट है। डॉक्टर कोली इस बात को नकार देते हैं और बताते हैं कि रेचल सोलैंडो मिल चुकी है। अब चक और एडवर्ड रेचल सोलैंडो से पूछताछ करते हैं पर उन्हें कुछ खास पता नहीं लगता। चक नोटिस करता है कि रेचल सोलैंडो की बॉडी पे एक खरोंच तक का निशान नहीं होता है और ऐसे मौसम में बिना जूतों के ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम एडवर्ड को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब लग रही होती है और डॉक्टर कोली एडवर्ड को कुछ मेडिसिन देते हैं। उसी रात एडवर्ड को एक सपना आता है जिसमें वो एक छोटी बच्ची को देखता है जो उसे कहती है कि उसे उन्हें बचाना चाहिए था। एडवर्ड उसे बोलता है कि मैंने कोशिश की थी। उसे उसकी वाइफ डोलोरेस का मर्डर, एंड्रू लैडिस और रेचल सोलैंडो और उसके 4 मरे हुए बच्चे भी दिखते हैं जिनका मर्डर रेचल सोलैंडो ने पानी में डुबोकर किया था। सपने के अंत में उसे उसकी वाइफ दिखाई देती है जो कहती है कि एंड्रू लैडिस अभी जिंदा है और उसे एंड्रू लैडिस को ढूंढ के मारना होगा। अब एडवर्ड और चक एंड्रू लैडिस को ढूंढने के लिए वार्ड सी में को जाते हैं। दोस्तों, वार्ड सी वही वार्ड है जहां पे सबसे खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। एडवर्ड को वहां पे जॉर्ज नॉइस मिलता है। दोस्तों, जॉर्ज नॉइस वही है जो एशक्लिफ की सच्चाई सबको बताना चाहता था। उसके शरीर पे चोट के निशान होते हैं और जब एडवर्ड जॉर्ज नॉइस से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई तब वो कहता है इसके जिम्मेदार तुम हो। जॉर्ज नॉइस आगे बताता है कि एशक्लिफ वालों को पता है कि तुम उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हो और तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ हूँ, क्योंकि एशक्लिफ वाले जानते थे कि तुम मेरा पीछा करते करते हुए एशक्लिफ दूर रहोगे। वो बताता है कि एशक्लिफ वालों ने एंड्रू लैडिस को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। शायद वो उसे लाइट हाउस लेकर गए होंगे जहाँ पर वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। आखिर में जॉर्ज ने बताता है कि हो सकता है तुम्हारा पार्टनर चक भी एशक्लिफ वालों के साथ मिला हो। तभी वहाँ पे चक आ जाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जॉर्ज नॉइस की बात सुन के एडवर्ड को भी चक पे शक होने लग जाता है क्योंकि एडवर्ड चक को इस मिशन से पहले जानता तक नहीं था। अब एडवर्ड और चक एंड्रू लैडिस को ढूंढने के लिए लाइट हाउस की तरफ निकलते हैं और वो एक चट्टान के आखिरी सिरे पे आके रुक जाते हैं। चक एडवर्ड को आगे जाने के लिए मना करता है क्योंकि आगे जाने में बहुत खतरा होता है, पर एडवर्ड नहीं मानता और वो अकेले ही लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ता है। एडवर्ड कुछ ही दूर चलता है और उसे पीछे से चक्के चलाने की आवाज़ आती है और उससे नीचे चट्टानों पर चक की लाश दिखती है, पर जब तक वो चोटी से उतर के नीचे पहुंचता है चक की लाश वहां से गायब हो चुकी होती है। नीचे पहुंच के एडवर्ड चट्टानों के बीच एक गुफा देखता है और दोस्तों उस गुफा में होती है असली रेचल सोलैंडो। इसका मतलब जिस लड़की को एशक्लिफ वालों ने एडवर्ड से रेचल सोलैंडो कह के मिलवाया था वो असली रेचल सोलैंडो नहीं होती। दोस्तों, ये रेचल सोलैंडो एडवर्ड को बताती है कि पहले वह यहाँ पे डॉक्टर थी, पर जब उसने मरीजों को ऐसी दवाई देने से मना किया जो दिमाग पे उल्टा से असर डालती थी तो उसे पागल साबित करके यहाँ पर बंद कर दिया गया। साथ ही वो बताती है कि यहाँ पे पेशेंट्स के दिमागों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं ताकि उनके दिमाग का कंट्रोल किया जा सके। वो एडवर्ड से पूछती है कि तुमने यहाँ पे कोई दवाई या सिगरेट तो नहीं ली और उसे लेने के बाद तुम्हें यहाँ कोई बुरा सपना तो नहीं है। एडवर्ड बताता है कि हाँ, उसने सर दर्द की दवाई ली थी और दवाई लेने के बाद से ही उसे अजीब सपने आ रहे हैं। रेचल सोलैंडो कहती है कि इसका मतलब वो तुम्हें भी ड्रग्स दे रहे हैं और वो तुम्हें भी पागल साबित कर देंगे और ऐसा साबित करने के लिए वो तुम्हारे पास के किसी ट्रॉमा को वजह ठहराएंगे। एडवर्ड रेचल को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। रेचल बोलती है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, यहाँ से जाने के लिए बोट ही एक रास्ता है और बोट्स पे एशक्लिफ वालों का कंट्रोल है। अगली सुबह एडवर्ड डॉक्टर कॉली से मिलता है और डॉक्टर कॉली एडवर्ड को कहते हैं कि अब रेचल सोलैंडो मिल चुकी है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। एडवर्ड बोलता है कि हाँ, अब हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। इस पर डॉक्टर कॉली कहते हैं कौन तुम दोनों, तुम यहाँ पे अकेले आए थे। अब हम देखते हैं कि एडवर्ड चक को बचाने के लिए लाइट हाउस के लिए निकलता है और उसे उसकी वाइफ डोलोरेस और उसी लड़की के विज़न आना शुरू हो जाते हैं तो उसे सपनों में दिखाई देती थी, पर इस बार उसे विज़न दिन में आ रहे थे, मतलब उसका दिमागी संतुलन बिगड़ना शुरू हो चुका था। अब एडवर्ड चक को बचाने के लिए लाइट हाउस पहुंच जाता है और हम डॉक्टर कोली को वहां बैठा देखते हैं जैसे कि वो एडवर्ड का ही इंतज़ार कर रहे हो। एडवर्ड डॉक्टर कोली को बताता है कि असली रेचल सोलैंडो उसे मिल चुकी है और वो एशक्लिफ
और यहाँ पर हो रहे नाजी एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ जान चुका है। एडवर्ड बोलता है उसे असली रेचल सोलैंडो ने सब कुछ बता दिया है और वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। डॉक्टर कॉली कहते हैं कि मुझे पता है वो मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि वो है ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन है। हम देखते हैं कि एडवर्ड को फिर से अपनी वाइफ डॉलरेस का विजन आता है और साथ में वो कांप भी रहा होता है। डॉक्टर कॉली एडवर्ड से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ विजन या आवाज़ें सुनाई दे रही है। एडवर्ड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ड्रग्स दे रहे हो ताकि तुम मुझे पागल साबित कर सको। डॉक्टर कॉली कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, दरअसल यह एक विथड्रॉल सिम्टम है जो तुम्हारी दवाई छोड़ने की वजह से हुआ है जो तुम पिछले 2 सालों से ले रहे हो। एडवर्ड डॉक्टर कॉली से पूछता है मतलब 2 सालों से बोस्टन में मेरे खाने में कोई दवा मिला रहा है और मुझे पता भी नहीं है। डॉक्टर कॉली एडवर्ड को बताते हैं कि 2 सालों से तुम एशक्लिफ में ही हो एक मरीज के तौर पर। तुम एक मार्शल जरूर थे पर एशक्लिफ में तुम अपने जुर्म की सज़ा काट रहे हो। एडवर्ड डॉक्टर कॉली की सारी बातों को नकार देता है। अब डॉक्टर कॉली एडवर्ड को लॉ ऑफ 4 के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि एडवर्ड डैनियल से ही एंड्रू लेडीज बना है और डॉलरेस चनाल यानी एडवर्ड की वाइफ के नाम से बना है रेचल सोलैंडो। और लॉ ऑफ 4 तुमने ही बनाया है और पेशेंट नंबर 67 कोई और नहीं तुम ही हो। दरअसल तुम्हारा अपराध इतना घिनौना है कि तुम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो और तुम अपने आप को एक मार्शल समझते हो जो एशक्लिफ में इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। पिछले 2 सालों से तुम ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे हो। जॉर्ज नॉइस पे हमला तुमने ही किया था क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे असली नाम एंड्रू लेडी से बुलाया था। डॉक्टर कॉली कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी यादों को साइकिक सर्जरी के थ्रू तुम्हारे दिमाग से मिटा दिया जाएगा। एडवर्ड कहता है कि वो सब समझ चुका है कि तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, पर चक्का क्या जो मेरे साथ आया था। तुम यूएस गवर्नमेंट को इसका क्या जवाब दोगे। दोस्तों अब दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं चक को और चक बताता है वो कोई मार्शल नहीं बल्कि एक डॉक्टर है और पिछले 2 सालों से मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ। अब डॉक्टर कॉली कहते हैं चलो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे नाजी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पर तुमने 2 दिनों से पूरा आइलैंड छान लिया है, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट का कोई सबूत मिला। दोस्तों अब हमें एडवर्ड की असलियत लगती है। दरअसल एडवर्ड का असली नाम एंड्रू लेडीज होता है और उसकी वाइफ डॉलर्स एक मेंटल पेशेंट होती है। एडवर्ड अपनी जॉब की वजह से डॉलर्स का ख्याल नहीं रख पाता। एक दिन एडवर्ड यानी कि एंड्रू लेडीज अपनी जॉब से वापस घर आता है तो अपने 4 बच्चों को मरा देखता है। डॉलर्स अपने पागलपन में अपने 4 बच्चों को मार देती है और उसके बाद एडवर्ड अपनी वाइफ डॉलर्स को मार देता है। दरअसल एडवर्ड अपने बच्चों की मौत की गिल्ट में जी रहा होता है जिस कारण उसका माइंड असलियत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है और वो पिछले 2 सालों से अपनी एक अलग दुनिया में जी रहा होता है जिसमें वो एक मार्शल होता है और वो एशक्लिफ में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का खुलासा करने आया होता है। डॉक्टर कॉली और एशक्लिफ का स्टाफ ब्रेन सर्जरी के बिल्कुल खिलाफ होता है और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने पेशेंट को ब्रेन सर्जरी के बिना ठीक करें जिस कारण वो सब लोग एडवर्ड का उसके झूठ में साथ दे रहे होते हैं। दरअसल ब्रेन सर्जरी एशक्लिफ में तभी की जाती है जब कोई दूसरा रास्ता ना बचे। डॉक्टर कॉली मानते हैं कि अगर एडवर्ड का माइंड ये एक्सेप्ट कर ले कि उसकी वाइफ मर चुकी है तो वो अपने पागलपन से बाहर आ जाएगा। डॉक्टर कॉली के पास एडवर्ड को ब्रेन सर्जरी से बचाने के लिए यह आखिरी मौका होता है क्योंकि एडवर्ड एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर होता है जो बहुत स्किल्ड होता है और वो पागलपन में किसी का भी नुकसान कर सकता है। इससे पहले भी एडवर्ड अपनी साथी पेशेंट्स और गार्ड्स पे हमला कर चुका है। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडवर्ड यानी कि एंड्रू लेडीज़ को सब कुछ याद आ जाता है और उसे अपनी वाइफ के पागलपन के इलाज ना करवाने का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। दोस्तों सीन अब कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है जहां पर हम एंड्रू लेडीज़ और उसके डॉक्टर को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं पर सरप्राइजिंगली एंड्रू लेडीज़ अपने डॉक्टर को चक कह के बुलाता है यानी कि एंड्रू लेडीज़ अभी ठीक नहीं हुआ और वो उसी लूप में फिर दोबारा चला गया है जिसमें वो अपने आप को एक मार्शल समझ रहा होता है। अब हम चक यानी कि एंड्रू लेडीज़ के डॉक्टर को देखते हैं
कि वो डॉक्टर कॉली को इशारा करते हैं। यानी कि अब एशक्लिफ के पास एडवर्ड की ब्रेन सर्जरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब हम एंड्रयू लैडिस को देखते हैं और वो अपने डॉक्टर को कहता है कि मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा बुरा क्या है, बुराई के साथ जीना या फिर अच्छाई के साथ मर जाना। जिसका मतलब ये होता है कि एंड्रयू लैडिस अब ठीक हो चुका होता है और उसका गुनाह इतना बड़ा होता है कि वो अपने गुनाह के साथ जीना नहीं चाहता और वो अपनी साइकिक सर्जरी प्रेफर करता है। दोस्तों, ये थी 2010 में रिलीज़ हुई मूवी शटर आइलैंड की ब्रीफ स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही मूवीज़ की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।